हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युत की होती क्या है, क्योंकि अपन जो शुरू के जो 4 यूनिट है स्थिर वैद्युत के अंदर उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए स्थिर वैद्युत की होती क्या है। स्थिर वैद्युत की एक भौतिक विज्ञान की शाखा ही है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, स्थिर आवेश के विद्युतीय गुण, विद्युत गुण बोले तो विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो हमारे स्थिर आवेश रहेंगे उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि एक स्थिर आवेश है दूसरे स्थिर आवेश पर किस तरह से अन्योन्य क्रिया करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर करते हैं। वैसे नेम से पता लग रहा होगा, स्थिर का मतलब स्थिर अवस्था में, और वैद्युतिकी क्या होता है आपका, जिसमें आपके आवेश से संबंधित कोई चर्चा करेंगे, हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सर हमारे पास में आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। बस हम 4 मिनट पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी को, हम 4 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला जो भाग है वो अपना यही है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, ये दूसरा अध्याय हमारा। तीसरा अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में विद्युत विभव। बच्चों तीसरे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। और चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता, इन चारों ही अध्याय में हम आवेश को क्या रखने वाले हैं, स्थिर अवस्था में रखने वाले हैं। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के विद्युतीय गुण, स्थिर आवेश के जो विद्युतीय गुण है कौन कौन से, कितना विद्युत बल लगेगा एक आवेश दूसरे आवेश पर, ये भी स्थिर अवस्था में वो भी स्थिर अवस्था में, उस पर कितना बल लगाएगा, एक आवेश के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसको बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र। दूसरा है विद्युत विभव। विद्युत विभव का मतलब हो गया कि सर आपके आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है तो उसका किसी बिंदु पे विभव भी होगा, वो हम जब दूसरा आवेश लेके आएंगे वहां पे तो हमने कितना कार्य किया उससे हम पता लगाएंगे। तो ये हो गया विद्युत विभव। दूसरा एक स्थिर आवेश दूसरे स्थिर आवेश के साथ क्या अन्योन्य क्रिया करता है, वो सारा विद्युत बल के अंदर आ गया, कूलॉम का नियम। ये सब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक स्थिर वैद्युतिकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। ठीक है। तो परिभाषा सबने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश की, ये विद्युत आवेश है क्या चीज। ठीक है। हम बात करेंगे विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं हम। विद्युत आवेश की उत्पत्ति, विद्युत आवेश की उत्पत्ति, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। वैसे सबने पढ़ रखा है आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन बात तो करें कि आवेश और उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी परमाणु थ्योरी ले लेता हूं। परमाणु सिद्धांत जो होते हैं, तो मैंने क्या किया, एक परमाणु ले लिया। परमाणु के अंदर सबसे जो केंद्रित भाग होता है अंदर, उसको हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए। परमाणु के अंदर सेंटर पे, ठीक है ना, स्मॉल जो आपका केंद्रित भाग होता है, बहुत छोटा सा केंद्रीय भाग, उसको नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। जैसे कक्षाएं हो गई, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया इस तरह से। तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं वो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तो परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों ही कण नाभिक में उपस्थित होते हैं। और नाभिक में उपस्थित इन दोनों कणों के बीच एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, परबल नाभिकीय बल। नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाले बल को हम बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। ये भौतिक जगत का सबसे प्रबल बल है, इसलिए इसका नाम भी है परबल नाभिकीय बल। और सबसे जो दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप इजीली बाहर नहीं निकाल सकते, ये नाभिक के अंदर ही एक बल से बंधे हुए, जिसको हमने क्या बोला है, परबल नाभिकीय बल।
फिर हम बात करते हैं कि नाभिक पे हमेशा धनावेश लेके चलते हैं। अभी मैं आवेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नाभिक पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ बंधा हुआ रहता है आकर्षण बल से। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक से, उतना ही आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। तो मैंने क्या देखा, सबसे जो बाहर वाली कक्षा होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, संयोजी कक्षा, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो कक्षा क्या होती है, संयोजी कक्षा होती है। और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली बाहर आ सकता है, क्योंकि उसका नाभिक से जो दूरी है नाभिक से वो बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब आकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं, आकर्षण बल बहुत कम है। इसका मतलब ये हो गया कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप आराम से बाहर निकाल सकते हो, इतनी ऊर्जा देते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन को कि ये बाहर आ जाए। तो इसका मतलब आप एक चीज ध्यान रखनी, जो सामान्य अवस्था में कोई परमाणु होता है, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, ये सोडियम, सोडियम कौन से नंबर पे आता है आवर्त में, 11वें नंबर पे। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। इसमें अभी प्रोटॉनों की संख्या भी 11 ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कुल आवेश कितना हो गया बच्चों, इसमें कुल आवेश हो गया 0, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। लेकिन जैसे ही मैंने क्या देखा कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब मैंने इसके ऊपर Na+ कर दिया। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो सर प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है। मैंने कहा था ना प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा। प्रोटॉन पहले भी 11 थे, प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। न्यूट्रॉन भी जितने भी इसके अंदर उतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे अभी भी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो संख्या किसकी ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है हमारे पास, सॉरी एक प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। एक प्रोटॉन की संख्या देखो, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 ही है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा, तो आपने बोल दिया सर Na+। इसका मतलब यदि किसी परमाणु या किसी वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश की अधिकता हो जाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मैंने कहते हैं कि सोडियम ने मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 होते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते 12, तब उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो ये धनावेश ऋणावेश का मतलब क्या है बच्चों, ऋणावेश ऋणावेश का मतलब इतना ही है। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सामान्य अवस्था में जितने भी परमाणु होते हैं सब क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन का मतलब जितना उसमें धनावेश होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन मैंने क्या बात करी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और मैंने बोल दिया एक बार कि प्रोटॉन की अधिकता। सर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की अधिकता होगी। दूसरी बात मैंने बोली है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब दूसरे सेंस में क्या बोल सकता हूं कि प्रोटॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन से हम तुलना करें तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि कोई परमाणु या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वह विद्युत धनावेशित हो जाता है, या डर बोल दो कि वह धनावेशित हो जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें किसकी अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। तो वो क्या हो जाता है, आपका ऋण आवेशित हो जाता है। इसका मतलब सिंपल समझ में आ गया कि सर प्रोटॉन या तो ग्रहण किया जाता है या प्रोटॉन उत्सर्जित किया जाता है। तो बस हमें एक थ्योरी समझ में आ रही है कि सर किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, मतलब आवेश की अगर उत्पत्ति माने, तो हम क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि सर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं तो वह विद्युत ऋणी हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है कोई भी वस्तु या कोई भी परमाणु तो वह धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब एक ही चीज समझ में आ रही है कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, आवेश की उत्पत्ति का कारण, आवेश की उत्पत्ति का कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसका मतलब आवेश, किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, बस हम एक ही चीज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है। जो वस्तु, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है,
या आप बोल दो कि जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में, ठीक है। अर्थात जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित होती है, दूसरा पॉइंट, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात जिस पर प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वह वस्तु क्या हो जाएगी, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है। सर इसका मतलब आवेश दो प्रकार का हो गया, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि आवेश आने से क्या होगा, अगर किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो गया तो उससे क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने कह दिया कि ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर आवेश आ गया, मैंने कह दिया कि वस्तु आवेशित है, ये वस्तु क्या है, आवेशित है। हम आवेश की परिभाषा लिखने वाले हैं कि आवेश की परिभाषा क्या होती है। मैंने कहा कि जैसे इस पे आवेश आ गया तो ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक आवेश या प्रत्येक आवेशित वस्तु के चारों ओर, एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में, ठीक है। दूसरा, इसी आवेश Q को आपने क्या करवाया, गति करवाया, तो ऐसे कहा जाता है इसके चारों तरफ एक क्षेत्र और उत्पन्न होता है गतिशील अवस्था में। अगर आवेश हमारा किसमें है, गतिशील अवस्था में है, तो बच्चों ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक क्षेत्र और उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र प्लस इसको बोलेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक क्षेत्र और उत्पन्न होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब सर जहां पर भी हमने बात कर ली कि अगर आवेश है, कोई भी आवेश है या कोई आवेशित वस्तु है, तो हमें एक चीज पता लगानी होगी कि उसके चारों तरफ कौन कौन क्षेत्र पाए जाएंगे। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र, यदि आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। इसका मतलब सर एक ही चीज समझ में आ रही है कि कोई भी वस्तु है अगर वह आवेशित है तो वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, बिल्कुल करेगी। तो सर क्या वो वस्तु उसको अनुभव भी कर सकती है क्या, बिल्कुल। एक आवेश है, इसके पास एक और आवेश ले आओ, इसके चारों तरफ भी क्या होगा बच्चा, विद्युत क्षेत्र होगा। एक विद्युत क्षेत्र जब दूसरे विद्युत के क्षेत्र के संपर्क में आता है तो ये वाला और ये वाला आवेश एक दूसरे के ऊपर बल का अनुभव करते हैं, अर्थात इसने इस क्षेत्र को अनुभव किया, इसने इसके क्षेत्र को अनुभव किया। इसका मतलब सर अगर दोनों गतिशील अवस्था में तो इसने भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, इसने भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और दोनों ने आपस में क्या किया, अनुभव भी किया और साथ साथ वो क्षेत्र उत्पन्न भी किए। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि सर जहां पर भी आवेश होता है वो चाहे गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, वो या तो क्या करेगा, विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा, और या उन्हें अनुभव भी तो कर सकता है जब हम किसी दूसरे के संपर्क में लेके जाएंगे। तो सर आवेश की परिभाषा सिंपल सी है, आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा, आवेश क्या है बेटा, आवेश किसी पदार्थ से संबंध, किसी पदार्थ से संबद्ध वह गुण, किसी पदार्थ से संबद्ध वह गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ से संबद्ध वह गुण होता है जो विद्युतीय या
चुंबकीय गुण, विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न करे या उन्हें अनुभव करे, या उन्हें अनुभव करे। ठीक है, अब समझ में आ गया सर कैसे? अभी मैंने कहा था अगर आवेश होगा तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के संपर्क में दूसरे आवेश के पास लेके जाओगे इस आवेश को, इसका मतलब वो दूसरे वाले के क्षेत्र को अनुभव भी तो करेगा। तो सिंपल सी बात होगी कि आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है, अगर पदार्थ होगा तभी उस पर आवेश आएगा, द्रव्यमान होगा तभी आवेश आएगा। इसका मतलब आवेश द्रव्यमान से संबंधित है, अगर पदार्थ का कोई द्रव्यमान नहीं है तो उस पर आवेश हम नहीं ला सकते। तो आवेश किसी पदार्थ से संबद्ध वह गुण होता है या वह गुण है जो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न करे या उन्हें अनुभव करे, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रकों की बात करते हैं, फिर आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे। पहले हम आवेश के मात्रकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SI मात्रक की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? SI मात्रक की। जो SI मात्रक होता है वो सबको पता है। SI मात्रक में मैंने 7 मूल मात्रक रख रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। कैसे आया? Q इक्वल होता है I/T। तो Q इक्वल क्या हो गया? I/T। इसका मतलब आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो सबको पता है आवेश किस में मापी जाती है? सॉरी, धारा किस में मापी जाती है? एम्पियर में। और समय किस में मापा जाता है? सेकंड में। इसका मतलब ये हो गया कि सर आवेश का जो मात्रक है, SI मात्रक है, वो एम्पियर इंटू सेकंड होता है। बट इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को ही बेटा क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। इसका मतलब हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि सर आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। तो यहां से एक कूलाम आवेश की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कोई भी चालक वगैरह होता है वो वहां पे हम पढ़ेंगे, जब इससे वो विद्युत धारा पढ़ेंगे तब वहां पे एक कूलाम की परिभाषा बोलेंगे कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती हो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। वहां से परिभाषा निकालेंगे। पहले हम बात कर रहे थे SI मात्रक की। दूसरा जो मात्रक है बेटा वो क्या है हमारा? CGS मात्रक। दूसरा मात्रक हम क्या पढ़ेंगे? CGS मात्रक, जिसको हम स्थिर विद्युत इकाई भी कहते हैं। स्थिर विद्युत इकाई, ESU यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना CGS मात्रक को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ये जो मात्रक होता है वो ध्यान रखना बेटा, में क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या याद रखना है अपने को? स्टेट कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन, या इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? फ्रैंकलिन। तो तीन नाम हो गए आपके CGS मात्रक के। स्थिर विद्युत इकाई ESU, या बोल दो आप स्टेट कूलाम, या फिर हम बात करेंगे फ्रैंकलिन। तो आज के बाद अगर आपको बोले कि CGS मात्रक क्या होता है तो क्या बोलोगे? आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, तो सर SI मात्रक और इस CGS मात्रक में कोई संबंध होता है क्या? तो आपको एक चीज ध्यान रखना बेटा, 1 कूलाम इज इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलाम बोल दो। पहला रिलेशन हमें ये याद रखना बेटा। ठीक है, ये हो गया SI मात्रक कूलाम और ये हो गया हमारा CGS मात्रक। तो इसमें संबंध क्या आ गया कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं या स्टेट कूलाम होते हैं? तो हमें याद रखना 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि CGS मात्रक। ये CGS मात्रक है जब आवेश स्थिर अवस्था में है, तभी नेम पड़ा है बच्चों क्या? स्थिर विद्युत इकाई। मतलब आवेश स्थिर अवस्था में है तो CGS मात्रक क्या है? अब बात कर जाए कि आवेश गतिशील अवस्था में हो तब हमारे पास में CGS मात्रक क्या होगा? इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई, या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखो बच्चों यहाँ से नाम पता लग रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है। इसका मतलब ये भी CGS मात्रक ही है।
बेटा ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, ये भी सीजीएस मात्रक ही है। ये सीजीएस मात्रक तब है जब आवेश स्थिर अवस्था में है, ये सीजीएस मात्रक तब है जब आवेश गतिशील अवस्था में है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका विद्युत चुंबकीय इकाई, इसी सीजीएस को आपने बोल दिया विद्युत चुंबकीय इकाई ईएमयू, इसका जो मात्रक होता है वो हमें याद रखना है 1 कूलम। क्या बोलेंगे बेटा, 1 कूलम, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, AB कूलम, 1 कूलम, या बोलोगे आप एब्सोल्यूट कूलम। ये चीज ध्यान रखने में, सीजीएस दो मात्रक हो गए, स्थिर विद्युत इकाई, इट मींस इसका मात्रक है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। विद्युत चुंबकीय इकाई में आपने क्या बोल दिया, 1 कूलम। अब बात आती है कि सर सीजीएस, सीजीएस दो सीजीएस मात्रक हो गए, एक ईएसयू और एक ईएमयू, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो बेटा आपको याद रखना है कि 1 ईएमयू के अंदर 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं, एक 1 गुलाम में 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम होते हैं। ठीक है सर, यहां तक ये समझ भी हमें पता लग गया। दूसरी बात सर, ईएमयू का ऐसा मात्रा में भी कोई संबंध होता होगा, बिल्कुल। मैंने बोला है कि 1 ईएमयू इक्वल टू, इसको बेटा मैं ऐसे लिख देता हूं 3 × 10 × 3 × 10⁻9 ESU, मैंने ऐसे लिख दिया। यहां से 10 की पावर 10 थी, एक 10 मैंने बाहर रख लिया मल्टीप्लाई में, तो हो गया 3 × 10⁻9। 3 × 10⁻9 ESU कितना बेटा, 1 कूलम के इक्वल। देखो 3 × 10⁻9 ESU किसके इक्वल है, 1 कूलम के। तो सर ये आ गया हमारे पास में 1 कूलम, कितना हो गया 10 कूलम। इट मींस 1 EMU के अंदर कितने कूलम होते हैं बेटा, 10 कूलम। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक गुलाम में कितने गुलाम होंगे, 10 गुलाम। हमने किस किस में संबंध देखे, एसआई मात्रा का ईएसयू में संबंध देखा। एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट गुलाम। फिर हमने क्या देखा, विद्युत चुंबकीय इकाई, इसका गुलाम के साथ क्या संबंध होता है, ये भी पता लगे हमें कि एक ईएमयू में 10 गुलाम होते हैं, एक गुलाम में 10 गुलाम होते हैं। दूसरी बात हमने किसका देखा, दो सीजीएस मात्रक देखे, एक देखा ईएसयू और दूसरा देखा ईएमयू। ईएसयू और ईएमयू में क्या संबंध है, एक ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं बेटा, 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंट, कि 1 ईएमयू और 1 ईएसयू का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है। ठीक है, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बात करता हूं 1 ईएमयू और 1 ईएसयू का अनुपात कितना होता है। तो ठीक है बेटा, हम यहाँ पे अनुपात देख लेते हैं, आप खुद देख लो यहाँ पे क्या है। 1 EMU डिवाइड करो आप 1 ESU इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, 3 × 10⁻10। अब आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड निर्वात में सर्वाधिक। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकंड। सेंटीमीटर/सेकंड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सर ये वैल्यू तो सेम ही है, इसका मतलब बेटा ध्यान रखना है हमें 1 EMU डिवाइडेड बाय 1 ESU का जो अनुपात आएगा बेटा वो C के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे C किसमें है बेटा, एक ध्यान रखना, यहाँ पे जो C है प्रकाश की चाल वो सेंटीमीटर/सेकंड में है। यहां से इक्वेशन बन सकता है एक छोटा सा, कि 1 EMU तथा 1 ESU का अनुपात किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। लेकिन प्रकाश की चाल किसमें ली जाएगी, सेंटीमीटर/सेकंड में ली जाएगी बेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अन्य मात्रकों की। ये तो हमने नॉर्मल मात्रक पढ़ लिए, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, और उनके बीच में हमने संबंध भी देख लिए। अब हम बात करते हैं अन्य मात्रकों की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा हम बात करेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। बेटा क्या रहेगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। अब हम बात करते हैं कि एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं।
तो बेटा ध्यान रखना, एक फेराडे में होंगे आपके 96,500 गुलाम। 96,500 गुलाम, एक फेराडे में इतने गुलाम होते हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी यूनिटी है ये। फिर हम बात करते हैं छोटे मात्रकों की। छोटे मात्रक, आवेश के जो छोटे मात्रक है, स्मॉल यूनिट्स कौन कौन सी है बेटा, एक इंडेक्स ध्यान रखनी है आप लोगों को। छोटे मात्रक हम सबसे पहले बात करते हैं मिली गुलाम की, दूसरी हम बात करते हैं माइक्रो गुलाम की, थर्ड नंबर पे बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे किस चीज की, थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मिली गुलाम, माइक्रो गुलाम, थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं बेटा नैनो गुलाम, फोर्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं पीको गुलाम। ठीक है, ये चार जो छोटे मात्रक है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे आते हैं उनके अंदर मात्रक इसी में तरह दिया होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मिली, मिली गुलाम। दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा माइक्रो गुलाम, ये क्या हो गया माइक्रो गुलाम। तीसरा क्या हो गया नैनो गुलाम, और चौथा क्या हो गया बेटा पीको गुलाम। चौथा क्या हो गया पीको गुलाम। अब हम बात कर लेते हैं सर चेंज कैसे करेंगे, मिली माइक्रो नैनो को गुलाम में कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, 1 मिली गुलाम इक्वल होता है 10⁻³ गुलाम, 1 माइक्रो गुलाम इक्वल होता है 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, 1 नैनो गुलाम, नैनो 9 10⁻⁻9 गुलाम, पीको, पीको हमेशा होता है 10⁻⁻12 गुलाम। तो बेटा ध्यान रखना अपने न्यूमेरिकल में जहां पर भी नैनो में कोई भी वैल्यू दी हुई है उसको हमेशा पहले किस में कन्वर्ट करना है, गुलाम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी वैल्यू 20 माइक्रो गुलाम, 30 माइक्रो गुलाम दिया उसको किस में चेंज करना है, गुलाम में। तो क्या करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीको में दिया हुआ है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, गुलाम में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही मात्रक में। तो क्या करेंगे 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश के गुणधर्म क्या है। चार जो मेजर गुणधर्म है वो आपके सिलेबस में, इसके अलावा हम 5-6 और गुणधर्म पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो भी गुणधर्म जहां से ऑनलाइन क्वेश्चन का आंसर जरूर, क्वेश्चन जरूर आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।